स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अप्रोक्स 24 to 25 मार्क्स की केमिस्ट्री टोटल समझ रहे हैं आप बात को, जिसमें से यकीनन कह रहा हूं मैं इस चैप्टर का वेटेज होगा, ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा। आप ज्यादा हो सकता है, मतलब 11-12 भी पहुंच सकता है, लेकिन आप सोचो 8-10 से कम हो जाए भाई, संभव ही नहीं है। आप ये लगा लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये पता है, देखो कार्बन की बात ही अलग है यार। ये ना, ये थोड़ा सा यूनिक एलिमेंट है। यूनिक समझते हो आप लोग? यूनिक का मतलब एक तो रेयर होता है, यहां पर यूनिक का मतलब रेयर से नहीं है। यहां पे यूनिक का मतलब ये है, ये एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो हर एक चीज में मौजूद होता है। क्या लिविंग थिंग, क्या नॉन लिविंग थिंग, क्या कोई भी चीज, समझ रहे हो? जिससे लिखना, जिससे बोलना, पूरी आपकी बॉडी, प्लांट, ह्यूमंस, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। तो यार ऐसे एलिमेंट के बारे में तो पढ़ना जरूरी है ना, ऑब्वियस बात है यार। है इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है तो यार ऑब्वियस बात है यार, ऐसी चीज के बारे में अगर ना पढ़ो तो मजा नहीं आएगा। 10th में ये एक चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से। 11th में ये चैप्टर पहुंचेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, और 12th में ये इलेबोरेट हो जाएगा पूरी बुक में। पूरी बुक है इसकी, आप ये लगा। तो इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक्स की अगर बात करो तो ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं तुम्हारे सिलेबस के अंदर। या सबसे पहले अबाउट कार्बन, भाई कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। दूसरी चीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, भाई कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं उनके बारे में थोड़ी चीज नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ठीक है भाई, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन बनाते हैं ये। और फिर आप लोग को पढ़ना है बेटा इसके आइसोमेरिज्म, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। फिर आप लोग को पढ़नी है इनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि भाई इनका नेचर वगैरह कैसा रहता है, समझ रहे हो। फिर आ जाएंगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, समझ रहे हो बात को। फिर इनकी कुछ बेटा एप्लीकेशंस आ जाएंगी, भाई कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोगों को पढ़नी है कि ये कहाँ कहाँ यूज आते हैं जनरली, आप समझ रहे हो। उसी में बेटा आइसोमेरिज्म के ही बीच में आप एक टॉपिक और पढ़ लोगे, वो हालांकि हाइड्रोकार्बन में ही कवर करा देते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें याद आ गया तो हम बता देते हैं, जिसको आप IUPAC बोल लेते हो। तो बस टॉपिक्स तो यही है, समझ रहे हो। टॉपिक्स तो हाँ यही है भाई, टॉपिक जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं वो तो यही है। जरा अबाउट कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसको पता होगा? इनको पता होगा बेटा। कार्बन के बारे में बताओ, क्या होता है कार्बन? ये तो हमने बताया आपको, आपको क्या पता कार्बन के बारे में? रोहित बताएं। हाँ, मुंडी थोड़ी हिलानी है, कार्बन के बारे में बताना है। और ये तो हमने बता दिया ना, इसके अलावा बात बताओ, ये क्या है बताओ भाई वैष्णवी। और बताओ तुम लोग, कितनी गलत बात है, बता बेटा कपिल। करीबी दोस्तों तो आए हाय मर जा बच्चा, कार्बन के बारे में बताना है उसकी, मतलब आप तो पर्सनल लाइफ में घुस गए यार काव्यांश बताओ भाई। वेरी गुड, तो ये तो उसने बता ही दिया, 4 वैलेंसी होती है, इसमें तुमने नया कौन सा बताया? वेरी गुड, अब बताइए इसने बात पूरी। देखिए बच्चों, गलत बात है। हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं, तुमसे इसलिए पूछता हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगे, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं। क्योंकि मैं अगर चैप्टर पढ़ाऊंगा और अगर पूछूंगा नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछता हूं। तो अबाउट कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन
एक नॉन मेटल है बच्चों, कार्बन एक नॉन मेटल है, समझे बात को। इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। क्यों? क्योंकि ये 4 ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, और 4 ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, समझ रहे हो आप बात को, क्लियर हुई। उसके बाद अगर आप बात करते हो, ये एलोट्रॉप्स दिखाता है, इसके अपने खुद के एलोट्रॉप्स होते हैं, आगे पढ़ाएंगे क्या होते हैं वो। एलोट्रॉप मींस अपर रूप, इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले कंपाउंड्स, उनको एलोट्रॉप्स बोला जाता है। जनरली एलोट्रॉप्स हमारे ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होता है, बकमिंस्टर फुलरीन होता है, ठीक है। ये आप सब देखोगे एलोट्रॉप्स हैं इसके, समझे। 4 वैलेंसी का मतलब होता है ये टेट्रावेलेंट होता है। ये कौन सा वेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है। आप समझ रहे हैं बात को। टेट्रावेलेंट मीन जिसकी वैलेंसी 4 होती हो। दूसरी चीज, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। कैटिनेशन का मतलब होता है, देखो सबसे पहली चीज, ये कार्बन और कार्बन अपने साथ बॉन्ड बनाता है। दूसरी चीज, ये लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। कौन सी चेन फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, समझे। तो ऑब्वियस बात है, कार्बन कार्बन के साथ ही क्या बना सकता है, बॉन्ड, और एक लंबी चेन डिजाइन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तभी तो इसके इतने कंपाउंड्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तुम सोच भी नहीं सकते इतने कंपाउंड बनाता है। तुम्हारे बालों से लेके भाई साहब नीचे तलवों तक हर जगह कार्बन मौजूद है। सोचो अब तुम, प्लांट के ऊपर टिप से लेके नीचे रूट तक क्या कहते हैं, कार्बन मौजूद है। वो एक अलग चीज है कि कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन कार्बन है। कार्बन गैसियस स्टेट में भी होता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में भी होता है, कार्बन लिक्विड स्टेट में भी होता है, कार्बन हर एक स्टेट में होता है। और बताओ, सोचो अब आप, जब इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो आप उसके बारे में कैसे भूल सकते हो यार, है भाई। खुद सोचो, एक एलिमेंट के नाम पे पूरा चैप्टर, पूरी ब्रांच बन रही है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो कुछ तो खास होगा ना उसके अंदर यार। ये चीजें हैं भाई, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखो। गलत है ये बात, अगर आप लोग को एक एलिमेंट के बारे में नहीं पता, वेरी रॉन्ग बात, ठीक है। आगे बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो एलोट्रॉप्स की अगर आप बात करते हो, देखो एलोट्रॉप्स को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या होता है जरा समझो। अपर रूप का मतलब होता है कार्बन के जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले, समझ गए आप बात को। और विच आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्बन, विच आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन के अलावा 1% और कुछ भी नहीं होता, समझे बात को। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताओ, एलोट्रॉप्स। जनरली बेटा कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। पहला होता है पहले होते हैं नेचुरल, समझ रहे हो। दूसरे कौन से हो जाते हैं, मैन मेड, समझ रहे हो, मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो मैन मेड में अभी हमने बताया बकमिंस्टर। पहले इसी की वार्तालाप खत्म कर देते हैं क्योंकि ज्यादा हमको याद नहीं रखना है इसको। बकमिंस्टर फुलरीन, ये 60 कार्बनों से बना होता है, समझे। और ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है, यस, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। फुटबॉल को देखना कभी, और वहां पे जैसे फुटबॉल के शेप्स होते हैं वैसे वहां पे हर जगह पे कौन मौजूद होता है जरा बताओ, कार्बन, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 आते हैं। पहला आ जाता है कौन, और दूसरा आ जाता है कौन, कौन, वेरी गुड, विच इज द डायमंड। तो ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द 2 नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एंड बकमिंस्टर फुलरीन इज द आर्टिफिशियल क्या कहते हैं आपका एलोट्रॉप। बेटा क्लियर हो गई ये चीज। अब ग्रेफाइट और डायमंड की कुछ बातें कर लेते हैं। देखो बेसिक चीजों की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को जो जो चीजें याद रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ग्रेफाइट और एक तरफ आ जाते हैं डायमंड चचा। देखो सबसे पहली चीज, ग्रेफाइट की अगर आप बात करते हो, इसकी डल अपीयरेंस होती है। कैसी अपीयरेंस होती है, हाँ,
इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। कैसी अपीयरेंस होती है? शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकता है, बिल्कुल काव्यांश के जैसा। दूसरा, विच इज चीप इन कॉस्ट, ठीक है। इसकी अगर आप बात करते हो, एक्सपेंसिव, ये कैसा रहता है? एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली रहता है ये। तीसरे की अगर आप बात करते हो, यहां पे ये वाले की बात करते हो तो ये चीप इन कॉस्ट हो गया, डल अपीयरेंस हो गया इसका। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। इट इज ऑल्सो ओनली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ओनली गुड कंडक्टर ऑफ इसकी अगर आप बात करते हो बेटा, इट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड, इट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड्स, ये एज अ इलेक्ट्रोड्स में का यूज आता है। इन काय में, सेल्स में, जो हमारी सेल्स और बैटरीज होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस एनोड और कैथोड, उनमें तुम्हारा काम में आता है, ठीक है। ये आता है, इट इज यूज्ड टू कटिंग शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास, समझ रहे हो, लाइक आयरन, बड़ी मतलब शार्प चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी चीजों को कट करने में काम में आता है, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, इसका जो अपीयरेंस होता है डल, विच इज मतलब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी, मतलब विच इज नॉट अ हार्ड, ये हार्ड नहीं होता है। ग्रेफाइट को अगर आप देखोगे, पेंसिल की निब को ऐसे करके लो टूट जाती है बहुत आराम से, ठीक है ना। तो दिखने में तो सॉलिड होता है, लेकिन वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो कैसा होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी वीक, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वीक, इसकी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ही बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन डायमंड का थोड़ा खासा ज्यादा होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है इसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर देखो तो आप वो हो जाता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, देख लेना एक बार। तो ये होते हैं भैया ग्रेफाइट और डायमंड, समझ रहे हो आप बात को। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, मे भी हो सकता है पेपर में 2 मार्क्स के पूछ ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ ही जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पूछा जा सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो इतना तो आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए यार, ठीक है, विच इज वेरी इजी, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अगली बेटा हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमने एलोट्रॉप्स आपको समझा दिए। अगले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा कार्बन है, कंपाउंड्स कैसे बनाता है, कैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो देखो 2 तरीकों के कंपाउंड बनाता है ये। कार्बन जो होता है, कार्बन फॉर्म्ड 2 टाइप्स, कार्बन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भाई एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक तो जनरली हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो जरा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी अगर आप बात करते हो तो ये क्या बवाल है, जरा देखो भाई साहब, सिंपल लॉजिक में मैं बता रहा हूं। ऐसे कंपाउंड्स, दोस कंपाउंड्स in which carbon generally reacts
with oxygen then formed CO and CO2। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और इसका मतलब तो हर किसी को पता ही होता है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। समझ रहे हो? ठीक है, इसको ये भी लिख देते हैं कई किताबों में, अगर आप देखोगे विच डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी टीचर जनरली आपसे पूछ सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दो फिलहाल भी ये याद रखना है, ठीक है भैया। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, बनता कैसे जरा ध्यान से देखो, 2C प्लस O2 गिव्स 2CO, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरे की अगर आप बात करते हो C प्लस O2 क्या बन गया? दोनों ही गैस एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, CO ज्यादा हार्मफुल है। CO एज ड्राई आइस भी काम में आती है, आप लोग को पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, जरा बताओ क्या बोलते हैं? ड्राई आइस को पता है क्या बोलते हैं? ड्राई आइस कार्बन मोनोऑक्साइड तो ही होती है जो सब्लिमेशन करती है, डायरेक्ट सॉलिड को काय में कन्वर्ट करती है, गैस में। वो आपने देखा ना परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं, कुछ होती है स्टेज वगैरह पे, तो पीछे तो फ्यूम धुआं आ रहा होता है। आजकल मैरिजेस वगैरह में बहुत चल रहा है, मटके वगैरह रख देते हैं और काफी ज्यादा जो फ्यूम्स वगैरह रहती हैं वो सिर्फ इसी की वजह से तो रहती है। समझ रहे हो बात को? तो ये भैया इनऑर्गेनिक होते हैं। फिलहाल हम लोग को ये ज्यादा रीड नहीं करने थे, लेकिन थे तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, हम लोग को बेटा जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जरा बताओ? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज पढ़ाते हैं तुमको इसको अच्छे से। देखो ऐसा बोला जाता है द कंपाउंड्स which are originate from the living organism are called, what बच्चों? are called organic compound। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, बेसिकली डेफिनेशन ये होती है, इट्स अ वेरी ओल्ड डेफिनेशन, वेरी ओल्ड डेफिनेशन, मतलब आज से लगभग 400 साल पुरानी डेफिनेशन, 300 साल पुरानी डेफिनेशन। कि हकीकत बता रहा हूं मैं तुमको ये, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक। ठीक है, तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर आप बात करते हो तो सैचुरेटेड में वाटर सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, जस्ट लाइक बेटा इनको एल्केन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती है बेटा। पहली आ जाती है तुम्हारी एल्कीन्स एंड बेटा दूसरी आ जाती है तुम्हारी एल्काइन्स। इन्हीं को बेटा हम लोग को बहुत अच्छे से सीखना है। एल्कीन्स, एल्काइन्स, ये तीन कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन करती है किसी भी एक हाइड्रोकार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो आप बात को? तो अगर आप बात करते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो पहली हेडिंग हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आप बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हो तो इनमें हम एल्केन्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अब जरा समझना, यहां से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें चलेंगी। देख एल्केन्स क्या होते हैं। एल्क मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, मींस कार्बन चेन।
एल्क, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, पहला एल्क प्लस दूसरा, समझ गया बात को? ये पता है एल्क का मतलब क्या होता है? एल्क मतलब कार्बन श्रृंखला। आप ये चीज एक चीज नोटिस करो, तीनों में एल्क कॉमन है, एल्क एल्क एल्क, तीनों में आपको एल्क कॉमन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एल्क एक कार्बन चेन की श्रृंखला है जिसको हम होमोलॉगस सीरीज भी बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं? ठीक है, इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्ड रूट बोला जाता है, WORD वर्ड और रूट ROOT रूट। समझ रहे हो आप बात को? तो मैंने आपसे क्या बोला, एल्क मतलब कौन सी चेन? एल्क का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, ये एक कार्बन चेन है, ठीक है। और एन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। आपने कहा ना कैसे पहचानेंगे, आप ऐसे पहचानेंगे, ये अगर कोई कंपाउंड के बीच मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो वाटर सोल्यूबल हाइड्रोकार्बन होगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? समझ गए बात को? तो कार्बन और एन का मतलब क्या है कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कौन सा बॉन्ड बने? सिंगल बॉन्ड। अब कहना भैया ये क्या बवाल है, ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के जनरली वो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट। समझ रहे हो आप बात को? कोवेलेंट बॉन्ड की खास बात होती है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? यस, मैं भी यहां पे सिखा भी दूंगा आप लोगों को, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? शेयर। समझे बात को? जैसे मान लो अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हो, किसकी बॉन्ड की? सिंगल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऐसा होगा मेरे बच्चे, आप समझ गए बात को? कार्बन और कार्बन के बीच कुछ इस प्रकार का बॉन्ड लगा होगा, उसको आप क्या बोलोगे? सिंगल बॉन्ड। मैं कह रहा हूं आपसे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कुछ इस तरीके का बॉन्ड लगा होगा, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर अगला ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा क्या होगा? बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बना होगा, इसको आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड। आई होप क्लियर हो रहा होगा बेटा। जब 1 2 3 बॉन्ड आते हैं तो ट्रिपल, जब 1 2 बॉन्ड आते हैं तो डबल, और जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्लियर हो गई। जब सिंगल वाले बॉन्ड आपको दिख रहे हो तो आप उसको सैचुरेटेड की कैटेगरी में डालते हो। सुन लो मेरी बात को, समझ सब आ जाएगा। जब आप सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स को देखते हो तो आप देखते हो वो सारे के सारे सैचुरेटेड कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। यदि किसी कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में चले जाता है? अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में चले जाता है। समझ पा रहे हो बात को? हैं? आप पहचान सकते हो आप स्ट्रक्चर देखकर कि भाई ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? जैसे मान लो अगर टीचर ने तुमको दे दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसा, अब भाई कौन सैचुरेटेड कौन अनसैचुरेटेड, तो आप पहचान सकते हो सर ये अनसैचुरेटेड और ये। समझ में आई बात को? इतना तो यार आपको बेसिक पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ऐसे बॉन्ड्स को बेटा हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं जरा बताओ? कैसे बॉन्ड होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कैसे वो मैं अभी डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको बता ही दूंगा। पहले बता क्लियर? नहीं समझ आया तो बताओ भैया, आगे बताओ। ठीक है चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, एल्केन्स के बारे में। अभी हमें आगे नहीं पढ़ना है ना, एल्केन्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। देख एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आपकी काफी मदद करता है। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, बहुत मदद करता है यार। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। जितने कार्बन आप उसका डबल करके 2 ऐड कर दो, ध्यान से सुनना सबको। जितने कार्बन आप उसका डबल करके 2 ऐड कर दो, उसको आप क्या बोलते हैं? क्लियर हो गई बात? एल्केन। जैसे मैंने कहा एक कार्बन है, एक का डबल करो, कितने हुए? 2। 2 में 2 जोड़ लो, कितना हो गया? यानी इसको आप लिख सकते हो CH। समझे आप बात को? ऐसे मान लो आपने 2 कार्बन लिए तो 2 का डबल करो जरा, 4। 4 में 2 ऐड कर दो, C2H6। आप समझ लो। 3 कार्बन करो, 3 का डबल करो, 6 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? आप समझ रहे हो बात को? 4 लो कार्बन, 4 का डबल करो, 8 में 2 जोड़ दो। आप समझ तो रहे होंगे आप लोग बात को, है ना? नाम इनके अभी मैं सिखा ही दूंगा।
5 कार्बन, 5 का डबल करो 10, 2 जोड़ दो। ये आपके कौन से हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं जरा बताओ। समझ रहे हो बेटा बात? बड़ा इजी होता है यार, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं ये लगा लो ऐसे करा रहा हूं आपको, मैं ये भूल चुका हूं कि ये चैप्टर आप पहले कर चुके हो। मैं आपको ये चैप्टर वैसे करा रहा हूं जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। बस तुम लोग को अपने दिमाग में बातों को थोड़ा ठहराना है, बस इतना हो कि भाई एल्केन्स आप कैसे पहचानोगे। मैंने अभी आपको बताया, अगर पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप ये देख लो कि सिंगल बॉन्ड है या नहीं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियस बात है वो सैचुरेटेड है। मे बी अगर उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आप ये चेक करो कि कार्बन के डबल हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। जितने कार्बन उसके डबल करके अगर 2 जोड़ रहे हो तो वो एल्केन है ही, और अदरवाइज वो फिर एल्केन नहीं। अगर मान लो उसने खाली ये करा, 2 कार्बन करे और 2 का खाली डबल कर दिया, नहीं अभी छोड़ो, एल्केन नहीं है फिर आगे। यस और नो? क्योंकि 2 कार्बन 2 का डबल कितना 4 में 2 कहां जुड़ेगा ही, तो ये एल्केन तो पहचानना है। तो ये सैचुरेटेड तो पक्का नहीं है। अब क्लियर हो गई ये चीज? ऐसे करके पहचानना भाई। स्ट्रक्चर देख के तो हर जगह पहचान लेगा, स्ट्रक्चर देख के तो हर जगह पहचान लेगा, बोले अरे यार सिंगल बॉन्ड लगे सैचुरेटेड। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के पहचानना थोड़ा सा दर्द देगा, क्योंकि उसमें आपको ये याद रखना होगा जितने कार्बन उसके डबल में 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा होने चाहिए। आप समझ गया बात को मेरी? ठीक है, इस बात पे मैं थोड़ा सा वजन इसलिए डाल रहा हूं ताकि ये चीज तुम लोग के दिमाग में बैठ जाए, इसलिए वजन डाल रहा हूं इस बात पे। क्लियर हो गई ये चीज? अब इनके साथ ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं जरा वो भी बता दीजिए, बताते जरा स्ट्रक्चर कैसे। स्ट्रक्चर देखो जरा, स्ट्रक्चर ऑफ CH। पहले इनके नाम देख लो फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो टॉप में नाम देख लो बेटा। अगर C1 हो, C2 हो, C3 हो, C4 हो, C5 हो, C6 हो, C7 हो, C8 हो, C9 हो, C10 हो, इसको बोलते हैं डेप, इसको बोलते हैं नन, इसको बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं हैप, इसको बोलते हैं हैप, इसको बोलते हैं पेंट काव्यांश, इसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रो, टेट्रा नहीं इसको ब्यूट बोलते हैं, ठीक है, और टेट्रा लिखिए गलती है। इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं मेन। इनको आप लोग बेटा अपने मेकर में डाल लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको वर्ड रूट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और कायदे में इसको होमोलॉगस सीरीज भी बोलते हैं हम लोग। बोलो जी क्लियर? बस इसमें CH2 का डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूंगा, वो सीखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? अब देख एक कार्बन है, कितने कार्बन है जरा बताओ। कार्बन कितने हैं? अब कार्बन एक है तो क्या लगेगा, और एक कार्बन के 2 डबल करके 2 एक्स्ट्रा है ना, तो इनका सफिक्स क्या होगा, तो बन गया मीन एन। समझ गए? मान लो हमारे पास कितने कार्बन, 2 का जोड़ दो, 2 के ज्यादा लोग कितने हो गए 4, 4 में 2 जोड़ दो कितना, तो C2। क्लियर हो गई? 2 का मतलब चेन में क्या आ रहा है 2 पे ए, आपने इसके लगा क्या लगाना है एन, क्या लग गया। अब समझ में आया? बच्चों वाला कॉन्सेप्ट होता है यार। C3H कितना, तो क्या बन गया, ये कितना, ये कितना, बोलो पेंट में, और पेंट किसकी, काव्यांश की। वेरी गुड, ठीक है भैया। तो पेंट में लगा दिया तो क्या बन गया, पेंटेन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से चीजें होती है भाई। अभी स्ट्रक्चर कहां से पैदा हो रहा है वो भी देख लो, सब देखो यार, देखो सब देखो। मीथेन का स्ट्रक्चर ये देखो, हाइड्रोजन लगाते हैं बेटा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, यस और नो? तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया। बोलो जी क्लियर? अब हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन कहेगा हमें भी दे दो इलेक्ट्रॉन। ये लो भैया, ये लो भैया, ये लो भैया। सबसे पहले कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, 8, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो 8 ले लिया। अब हाइड्रोजन क्या कहेगा, अरे आप लो ना यार, कार्बन कह रहा लो भाई, लो भाई, लो भाई, ठीक है। अब जाने देखो ये दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनना है। कौन सा बॉन्ड बनना है, यानी कि कार्बन आपको कुछ मीथेन आपको कुछ इस तरीके का क्या होगा स्ट्रक्चर दिखाई देगा मीथेन का। आई होप क्लियर हुआ हो, पक्का?
अगला बेटा इथेन कैसा वाला इथेन का जितने कार्बन उसका डबल करके, ठीक है, कार्बन कितने हो गए, एक और एक, H कितने, 1 2 3 4 5 6, बोलो जी क्लियर। अब वही दो दो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करो, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, है ना, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तरीके से एक इस हाइड्रोजन का एक इस कार्बन का, एक इस हाइड्रोजन का एक इस कार्बन का, एक इस हाइड्रोजन का एक इस कार्बन का, यस और नो। सबसे पहले ये बोलो जी क्लियर। इसमें क्या होगा, ये हो गया, 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 बन गया भैया, क्लियर हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जरा बता दो फटाक से एकदम, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, स्ट्रक्चर ऑफ, आई होप मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा, दिस इज इथेन, आई होप क्लियर हो गया होगा पक्का। तो ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, कैसे पहचाना आपने, क्लियर हो गई। ये वाटर सॉल्युबल हो गया, वाटर इनसॉल्युबल, समझ गए आप, क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, एल्कीन, किस पे आ जाते हैं, एल्कीन। बाबूजी एल्कीन का जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना सब लोग, जितने कार्बन बस उसका डबल कर दो, दैट्स ऑल, जितने कार्बन उसका क्या कर दो, बस दो ऐड नहीं करते इसमें, जितने कार्बन उसका सिर्फ क्या कर दो, बस इतना करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। इधर यहाँ पे देखो एल का मतलब तो वही कार्बन चेन, और ये बन गया इसका सफिक्स, यस और नो, है ना, सफिक्स क्या बन गया इसका, इन, याद रखना भी है, बनाएगा कौन, देखो सबसे पहले बन रखो, एक का डबल कर दो कितना, तो मुझे ये बताओ CH2 मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान से समझना, CH2 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है भाई, कार्बन और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन की तो 4 होती है वैलेंसी, इसीलिए मेथीन जो होता है डज नॉट, मेथीन एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गए आप बात को, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए मेथीन यानी कि कार्बन नंबर 1 एग्जिस्ट नहीं करता एल्कीन में भी और एल्काइन में भी, लेकिन एल्केन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एल्केन में कार्बन की पूरी वैलेंसी होती है, समझ गए भाई। देखो एल्केन में क्यों, क्योंकि जितने कार्बन उसके डबल करके हमने क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, तो कितने हो गए CH, तो ये तो एग्जिस्ट कर गया क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, आप समझ रहे हो बात। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो 2 से आओगे आप, C2H4, हाँ ये बन गया, कैसे जरा देखते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहां लगाओ, 2 हाइड्रोजन यहां लगाओ, बड़े ध्यान से देखना भैया, हाइड्रोजन एक ही एक इसका कार्बन का, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ध्यान से देखो, 2 इसके बचे, 2 इसके बचे, बचे या नहीं बचे, अरे भाई एक इसने इस हाइड्रोजन को दिया, एक इसने इस हाइड्रोजन को दिया, होते कितने हैं इसके पास, तो ऑब्वियस बात है 2 बचे ना बचे, तो 2 किसके पास चले जाएंगे और 2 इसके पास चले जाएंगे, बोलो जी क्लियर। सबसे पहले अपने ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, पूरे 8, उसके बाद ये क्या करेगा, पूरे 8 हाइड्रोजन, हम भी ओके ओके ओके, जस्ट चिल बेटा, हाइड्रोजन तुम देखें, जस्ट चिल बेटा, जस्ट चिल, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4, कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड, यस, कार्बन और कार्बन के बीच में, और बाकी यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरे बच्चे बताओ जरा, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन या एल्केन, कैसे पहचाना, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड, पानी में घुलेंगे नहीं घुलेंगे, समझ में आ गई बात, ऐसा होता है, समझे चड्डियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे तो दिक्कत में आओगे। नेक्स्ट C3H, 3 का डबल करो, तब इसका बनाना है, ठीक है, बड़े ध्यान से बनाना, इधर बोक्चे में पहले पता है स्ट्रक्चर बना लिया करो, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों कार्बन एक लाइन में रख दिए, आपको पता है डबल बॉन्ड तो आने ही आना है, कैसे पहचाना, क्योंकि 3 का डबल कर रहे हैं, 3 का डबल कर रहे हैं तो 2 यानी कि एल्कीन कैटेगरी है, तो 2 कार्बन के बीच में तो कौन सा बॉन्ड आना है, बाकी सिंगल लगा लो। अब जरा हाइड्रोजन के हिसाब से बैलेंसिंग करो, इसकी एक बैलेंसिंग होनी कितनी चाहिए,
तो ऑब्वियस बात है 1 2 3 तीन आएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 इधर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 2 पूरा हो गया, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? यस और नो? अरे खुद देखो ये कार्बन की वैलेंसी कितनी 1 2 होनी कितनी चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, 1 2 3 यहाँ लग गए, एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 1 तो पूरी हो गई, कितने बचे 1 2 3 3 हाइड्रोजन लग गए। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बोलो जी क्लियर हो गया? अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लो, बड़ा आसान है डॉट स्ट्रक्चर बनाना। कैसे बनेगा तो ध्यान से देखो, इसी को बनाओ। कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दो, जहां पे डबल बॉन्ड वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दो, फिर जहां सिंगल बॉन्ड वहां पे ये इस तरीके से दे दो। ऊपर कौन लगा दो, जैसा वहां बनाया है ऊपर वैसे ही बना दो। लो पहले हाइड्रोजन के पूरे कर दो, ठीक है? अब किसके पूरे करो, ले भैया स्ट्रक्चर बन गया किसका 1 2 3 प्रोटीन, किसका स्ट्रक्चर बना? आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, है बेटा? क्लियर हो गया? इजी होता है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आ जाता है कौन? एल्काइन। कौन आ जाता है बच्चों? एल्काइन। ठीक है, एल्काइन आ जाता है। एल्काइन का मतलब क्या होगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। सर फॉर्मूला क्या बनेगा? जितने कार्बन डबल करके 2 माइनस कर दो, जितने कार्बन आप उसका पहले तो डबल करो, फिर डबल करके 2 माइनस कर दो, समझे बात को? इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। चलो पहले तो ये बताओ, एल मतलब कार्बन चेन और वाई एल ई मतलब ये सफिक्स कहलाता है जो नाम के लास्ट में लगता है, और ये एल तो कार्बन चेन हो गई होगा, ये कार्बन। चलो बहुत बढ़िया बात। अब जरा ले लो, एक कार्बन को उठाओ, एक का डबल करा दो में से 2 माइनस करके सीएच चेक क्या है? ये तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं बना, तो इसलिए इसमें भी नंबर 1 नहीं करेगा। 2 से स्टार्ट करो, 2 का डबल करो कितना हुआ 4, 4 में से 2 माइनस करो कितना बचा C2H2। स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन कार्बन, कितने बॉन्ड आएंगे बीच में? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन है ना। अब हाइड्रोजन कितने बचे? 2, तो बैलेंस करो, होनी कितनी चाहिए 4, तो अपने आप यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, इसके बाद भी हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन लगाने आ गए, सच्ची सच्ची बताओ आ गए? कार्बन की वैलेंसी पूरी करके हाइड्रोजन लगाओगे, कभी भी इसके हाइड्रोजन मत काउंट करना, ये अपने आप तुम लगा दोगे। पहले बताओ क्लियर हो? चलो अच्छा एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेट्स सपोज थोड़ा सा बड़ा देते हैं क्वेश्चन। C4 और 4 का डबल करो कितना हुआ 8, 8 में से 2 माइनस करो कितने हुए? कितने कार्बन है बेटा जरा बताओ, बड़े अच्छे से सीखना, ये ठीक से तुम लोग को कार्बन की वैलेंसी पूरी करना आ जाएगी। कितने कार्बन? 1 2 3 4, बोलो देखिए। तुमको इतना तो पता है कि हाँ ये एल्काइन परिवार का है, तो एक में तो 2 कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड आना ही आना है। 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दो? बाकियों के बीच में क्या लगा दो? बोलो देखिए। अब जरा वैलेंसी पूरी करते हैं, ध्यान से वैलेंसी पूरी। इसके स्टार्ट कर लो, 1 2 3 हो गई, कितनी बची? एक हाइड्रोजन आ गया, बोलो क्लियर। इस पे आते हैं 1 2 3 4, 4 हो गई, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, बोलो क्लियर। अब इस पे आओ, 1 2 3 और 1 हो गए, हो गए। अब इस पे देखो, इस पे 1 रह गया, तो 1 2 3 तीनों आ गए, तो ये देखो ये हो गया, क्लियर हो गई। अब जरा हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, सही है। अगर इसको देख के ये लगाओगे तो गलत बनाया होगा, ये बना लोगे तो ये फॉर्मूला जस्टिफाई अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसका वो बना लो, क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले जरा इसका बना लेते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ भी सकता है पेपर में। इसको बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? एक मतलब 2 कार्बन और बाई लगा दो तो क्या बन जाएगा? इथाइन। कितने कितने बॉन्ड है बीच में? ट्रिपल। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इधर पे एक पेयर ही रहेगा। हाइड्रोजन 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 ने अपने पूरे कर लिए, फिर कार्बन कहेगा भैया जी हम भी तो हैं, और यार ये बन गया हमारे पास। आई होप क्लियर हुआ है ना?
इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा सब लोग बता दो मेरे को। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? देखो H डॉट यहां भी बहुत बढ़िया, यहां भी यहां फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिर बोलो जी के लिए है ना। क्या क्या करोगे? एक ये गया, 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 बोलो जी के लिए। एक है गया भाई, हाँ ये रह गया, एक ये हो गया। अब कार्बन की गणित जरा पूरी करेंगे, कहां से हो रही है बताओ जरा। ये देखो हो गया, ये देखो पूरे 8 होने चाहिए कार्बन के पास, ध्यान से बिल्कुल। ये बन गया, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे गलती कर जाओगे। ये तुम्हारे थे बेटा 3 कंपाउंड जिसको मैंने समझाया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पानी में घुलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अनसैचुरेटेड इसलिए है क्योंकि इनमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है? क्लियर हो गई? ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे आइसोमर्स। क्या आ जाते हैं बच्चा? आइसोमेर। ये इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल बताऊंगा तुम लोग को, बस वही एग्जांपल याद रखना है तुम लोग को बस, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होती है ना समझना। आइसोमेरिज्म होती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर क्या? ध्यान रखना बेटा इस चीज। क्लियर? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, ना कार्बन की संख्या बदलेगी ना हाइड्रोजन की संख्या बदलेगी, लेकिन जब आप उनका स्ट्रक्चर बनाओगे वो चेंज हो जाएगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं जरा बताओ? आपके में 3 है, ध्यान रखना। पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा आइसो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट चेन। क्या मतलब होता है? स्ट्रेट चेन। इसका मतलब होता है सिंगल ब्रांच, एक ब्रांच होनी चाहिए, और इसका मतलब होता है मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल। ये बात आप अपनी खोपड़ी में डाल लो बेटा, समझे? एन होता है नॉर्मल, आइसो और नियो, ठीक है भैया। मिनिमम 4 कार्बन होने मौजूद है। मिनिमम कितने कार्बन होने मौजूद है? यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, तीनों में से इनका सिर्फ एक ही आइसोमर होता है, ओनली फॉर सिंगल आइसोमर, सिंगल आइसोमर। क्या सर कैसे? जरा थोड़ा सा समझाओ, हम समझाते हैं, जरा समझना आप लोग, ठीक है। देखो एक कार्बन है, मान लो इसका डबल करा तो डबल करके 2 जोड़ दे, कितना आ गया? मैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊं सर, आप मुझे बताओ क्या इसका स्ट्रक्चर में और कैसे बना सकता हूं? अब इस हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो उसका एक ही स्ट्रक्चर रहा, कुछ चेंज कर सकते हो क्या? अच्छा बता दो क्या चेंज कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते है। नाम इसका केवल एक ही रहेगा। क्या रहेगा नाम इसका? मीथेन रहेगा या नहीं रहेगा? आप अपने आप बताओ। चलो दूसरा वाला लेते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मुझे इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर बताओ कोई और हो सकता है? अब कोई नहीं, इस कार्बन में आया, इस कार्बन में आया, फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क ना पड़ने। क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? क्योंकि भाई स्ट्रेट चेन है बिल्कुल। चलो यहां से ले आओ, प्रोपेन CH3 CH2 CH3। मुझे बता दो इसके अलावा कुछ और? अरे भाई नहीं तुम कहोगे सर मैं तो ऐसा कर सकता हूं, नहीं बच्चों के दिमाग में आएगा। तो इससे क्या चेन बदल गई? 1 2 3 नहीं तो चेन 3 ही, 1 2 3 अभी भी 3 रही, 1 2 3 अभी भी 3 रही, 1 2 3 अभी भी 3 रही, चेन नहीं चेंज हुई ना। तो देखो ये भी नहीं दिखा रहा है, क्लियर?
तो स्टार्टिंग के 3 आइसोमर नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखना है ये चीज। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, अगर इनका आइसोमर लिखने को आता सीधा आंसर लिख देना 1। समझ गए? क्लियर हो गई है बात? अब आते हैं कहां से? 4 से। अब देखो, अब देखेंगे, तुम खुद ही देखना आपने यहाँ। बिस्तर उस्तर लगवा दो बेटा, बिस्तर उस्तर जिम करवा दो यहाँ पर। चीख हम रहे, दर्द तुम्हें हो रहा है? ए यार बेटा, 1 शॉट का मतलब समझते हो क्या होता है? पूरा चैप्टर है भाई, वो भी कितना हो जाए। देखो मेरे ख्याल से शायद प्रॉपर्टी शायद रह जाएगी, प्रॉपर्टीज कल ही हो पाएंगे तुम लोग। बेटा मेरा 4 से आएगा, C4H8 और 2 जोड़ो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और इसका नाम हुआ 1 2 3 4 N। मानोगे कि नहीं? N मतलब स्ट्रेट चेन और ब्यूटेन मतलब क्योंकि 1 2 3 4। इसका स्ट्रक्चर मैं बदल सकता हूं। देख पे कैसे, मैं इसके इस वाले कार्बन को इधर ले आऊंगा। ले देख कैसे, CH3 CH, क्योंकि अब 2 से 1 तो इधर आ गया और ये वाला H इधर चला गया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है। बदल गई कार्बन चेन, एक ब्रांच आ गई, ध्यान से देख, एक ब्रांच आ गई। अभी मैंने ब्रांच में लिखा था ना, ये आइसो बन गया। वो देखो मैंने लिख रखा है वहां पे आइसो, आइसो मतलब सिंगल ब्रांच। देखिए एक ब्रांच आ गई है यहाँ पर, कह रहा था ब्रांच तो यहाँ भी आ रही है। अरे भाई ये ब्रांच कहाँ आ रही है? ये तो अभी 1 2 3 स्ट्रेट चेन ही है, मतलब हमने चेन को मोड़ दिया और क्या कहा? नहीं समझे अभी आप बात को? समझे? लेकिन यहाँ पर देखो चेन ब्रेक हो गई, 1 2 3, अब 3 ही कार्बन मिल रहा है तुमको हर जगह पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक कार्बन बार बार साइड में छूट रहा है। समझ गए? ऐसे को बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम हो जाएगा विच इज आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? आइसो। तो जरा ध्यान से देखो, इसके कितने आइसोमर हो गए? 1 और 1 2 आइसोमर हो गए। अगले पे आ जाओ पेंटेन पे, ये आएगा, आप लिख के ले लो पेंटेन है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पेंटेन का पेपर में आएगा, लिख के ले लो, लिख के जहां कहो वहां लिख दूंगा। और बताओ, ठीक है? पेंटेन, देखो पेंटेन, पेंटेन का आइसोमर लिखने को और बनाने को आसान, ठीक है? कैसे बनाते हैं तो ध्यान से देखिए। एक पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5, 1 2 3 4 5, वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 4। इसका CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 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 और CH3। बोलो जी के लिए इसका नाम होगा N पेंटेन। क्या नाम होगा? पहले बता दीजिए पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये लास्ट वाले इसको उठाओ और इसको इधर वाले कार्बन पे पेल दो। देखो क्या बनेगा? CH3 CH और नीचे कौन आ जाएगा? ये ऐसे रहेगा CH2 और एक हाइड्रोजन यहां से उठ के इसके पास पहुंच जाएगा, फिर कार्बन की तरफ बन गई ब्रांच। एक ब्रांच बन गई, ध्यान से देखो बन गई। तो क्या हो गया ये? आइसो। बोलो जी क्लियर हुआ? एक और होता है, आप क्या करो, अभी लास्ट वाला फिर यहां पे ले आए यहां पर, देख क्या बनेगा? CH3, अब खाली C रह जाएगा क्योंकि एक CH3 ऊपर आ गया, एक CH3 नीचे आ गया और ये इसकी वैलेंसी पूरी करके जाएगी। बन गए? कितनी ब्रांच आ गई? 1 और 1 2 पे, मल्टीपल ब्रांच नियो। इसका नाम क्या होगा? विच इज नियो। बस, अब इसके अलावा आप कितना भी इसको घुमा लो, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। कितने आइसोमर बने? 1 2 3। पेंटेन के कितने आइसोमर? 3। ये आ सकता है क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हमने आ गई पेंटेन के 3 आइसोमर बने। सही है? आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेंज नहीं हो रहे होंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन और H कितने हैं? इधर भी काउंट कर लियो, 5 कार्बन। H कितने हैं? इधर भी काउंट कर लियो, 5 कार्बन। H कितने हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले
डू नॉट चेंज बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंट। स्ट्रक्चर देखो इनके कैसे दिख रहे हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं आइसोमर, और ऐसे प्रोसेस या फिनोमेना को क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आप समझ गए? नहीं समझे अभी बात क्लियर हो गई? इस तरीके से ये पिक्चर है, समझ पाए कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आईयूपीएसी की तरफ थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके आईयूपीएसी कर लेते हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। पता नहीं यार आवाज कैसी आई होगी आज यार, भूली भटकी आवाज आई होगी यार। चलो कोई नहीं, वीडियो पढ़नी चाहिए फिलहाल, देखे कोई ना देखे इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज आईयूपीएसी, जिसके अंदर हम लोग थोड़े से फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। जरा फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भाई फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखो, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है अपने सिलेबस में। देखो सबसे पहला है OH, कौन सा? दूसरा है COOH, तीसरा है CHO, चौथा है कीटोन, और अगला है हेलो ग्रुप। ये 5 है हमारे पास। ठीक है बेटा, 11th में जाके बहुत सारे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्कोहलिक ग्रुप। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हैलाइड ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है बेटा। आधा मैंने इसका कल करा दिया था बेटा, और हाफ जो बचा है वो आज खत्म कर रहे हैं इसका हम लोग। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप में अगर आप देखो तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। क्या होता है? हाँ, ये इसका सफिक्स होता है बेटा, मतलब नाम के एंड में। जैसे मेथ है तो मेथ में आप ऑल लगा दो तो वजह से मीथेनॉल। एथ है, एथ में आप ऑल लगा दो इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके की चीजें रहती। ठीक है, ऐसे बेटा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हो इसमें लगता है ओइक। क्या लगता है? ओइक। जैसे मेथ है तो मीथेनोइक, एथ है तो इथेनोइक, प्रोप है तो प्रोपेनोइक। आप समझ रहे हो? CHO की अगर आप बात करते हो बेटा इसमें अल लगता है। क्या लगता है? अल। जैसे मेथ है तो मीथेनल, ब्यूट है तो ब्यूटेनल, पेंट है तो पेंटेनल। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसी ओन में आपको लास्ट में दिख ही रहा है कीटोन विच इज ओन, इसमें लास्ट में क्या लग जाता है? ओन। जैसे मेथ तो मीथेनोन, एथ तो इथेनोन, प्रोप तो प्रोपेनोन। समझ रहे हो बात को? और लास्ट में ये जो X होता है इसमें 4 ग्रुप आते हैं। हो सकता है F, हो सकता है Cl, हो सकता है Br, और हो सकता है I। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, F का मतलब होता है फ्लोरो। F का क्या मतलब होता है? Cl मतलब, Br मतलब, और I मतलब। तो ये कुछ मेरे बच्चे तरीके होते हैं इनके नाम लिखने के जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, देखो कीटोन एल्डिहाइड को लिखने के तरीके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। भाई कीटोन और ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ये थोड़े से यूनिक तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आपको कंफ्यूज करके ऐसे दे देंगे C डबल बॉन्ड O और आगे लगा देंगे OH। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। भाई COOH, आप समझ रहे हैं बात को? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाँ, अब इसे बच्चे ये समझ रखते हैं कि इसमें कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। ये इनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जबकि है ये ग्रुप कौन सा? COOH। ऐसे भी दे देते हैं। दूसरा जैसे ऐसे दे देंगे C डबल बॉन्ड O और यहां दे देंगे H, तो इस ग्रुप को बोलते हैं CHO। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों ग्रुप जो होते हैं बड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी CO आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है। ज्यादातर बच्चे इसको कीटोन समझ बैठते हैं और नाम वो कीटोन का लिखे आते हैं।
समझे? तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर CO के साथ OH लगा है, ध्यान से सुनो, अगर CO के साथ OH लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर CO के साथ H लगा है तो एल्डिहाइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना फिर गलती करके आ जाओ। नाम गलत तो समझ लो 1 नंबर पूरा खत्म, क्योंकि 1 नंबर का तो आना है, 2 कंपाउंड आएंगे 2 नंबर के, कोई सा भी हो सकता है, ये होता है। ठीक है, बाकी कीटोन ये तो हर इंसान पहचान ही लेता है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब इन्हीं के थोड़े से IUPAC कराता हूं तुम लोगों को, तो और ज्यादा तुम लोग को थोड़े से डाउट्स क्लियर होंगे इसके। ठीक है, देखो जरा कुछ कंपाउंड्स कराते हैं बढ़िया बढ़िया से। तो मान लो पहला कंपाउंड दिया उन्होंने, बोले CH3 COOH। ठीक है, बोले नाम बताओ, बोले 1 और 2, यानी कि O1 और एथ, कितने कार्बन हो गए? 8। तो क्या बन गया इसका नाम? इथेनोइक एसिड। दूसरा देखो, बोले CH3, बोले CH2, बोले COOH। बोलो जी क्लियर। बोले काय पे आया? बोले 1 2, और काय पे आया? बोले 1 पे कौन है? बोले O1। बोले 1 2 3, 3 कौन हुआ? प्रोपेन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? विच इज प्रोपेनोइक एसिड। ये बन गया भैया प्रोपेनोइक एसिड। आप समझ रहे हैं बात को? अगला जैसे आ जाएगा हमारे पास, बोले दे दिया उसने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और लास्ट में दे दिया H। बोले भाई नाम बताएं क्या होगा? तो अपने आप देखो CO के साथ कौन लगा है? H। अगर CO के साथ H लगा होता है तो इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्डिहाइड। भैया देखो बार बार मैं समझाता जा रहा हूं, आपका काम है इसको अच्छे से समझना, समझ रहे हो? वरना इसमें गलती करे तो पूरा नंबर गलत है बेटा, 1 मिनट में नंबर गलत, क्योंकि इसमें तो स्टेप्स थोड़ी है, इसमें तो सीधे नाम के ही नंबर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो 1 पे कौन आया? अल। बेस चेन 1 2 3, 3 का मतलब क्या हुआ? प्रोप। तो आप इसको क्या प्रोपेन, बल्कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपेनल। ये हो गया हमारे पास इसका नाम। अगला थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, देखिएगा। CH3C, नीचे Cl, यहां Cl, यहां COOH, और यहां पे H, और यहां पे H। ठीक है बेटा, बोले नाम बताओ। बड़ा सिंपल है, 1 2 3 एंड 4। ढंग से देखना, 1 पे कौन आया जरा बताओ? O1। 2 पे और 3 पे, तो 2,3, 2 लगे हैं क्लोरो, इसलिए डाई क्लोरो। बेस चेन 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हुआ? ब्यूटेन। तो ये बन गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक। बोलो जी क्लियर हो गया? बड़ा आसान होता है यार। क्लियर हो गया बेटा? अगला है बेटा 5वां, कह रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो आप ध्यान से देखो, CO है ना बीच में, ना इधर OH लगा है ना इधर H लगा है, तो दिस इज कीटोन। तो ये कौन सा परिवार का मेंबर है? ये कीटोन परिवार का मेंबर है। ठीक है, तो किसको कैसे करोगे आप? सही, 1 2 3, तो 2 पे कौन है? ओन, और बेस चेन 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप। ये हो गया हमारे पास कौन? प्रोपेन टू ओन। क्लियर हो रही है बातें? अगला है हमारे पास, जैसे मान लो ये लगा है, बोले CH3, बोले CH2, बोले CH, बोले यहां लगा है Br, और यहां लगा है CO, और यहां लगा है CH3। बोले नाम बताइए क्या होगा? आराम से, तो यहां से शुरू होगी काउंटिंग, 1 2 3 4 5। जरा अपने आप बताइए बेटा, 2 पे कौन है? 3 पे कौन है? 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? तो पेंट के अंदर कौन लग जाएगा? एन। आप समझ रहे हैं बात को? अगला अगर क्वेश्चन दे देते हैं तो विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां पे COOH और यहां पे CH3। बोलो जी क्लियर? तो जहां से फंक्शनल ग्रुप वहां से काउंटिंग करोगे आप लोग। ठीक है, तो यहां से कार्बन स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड कौन?
4। बोलो जी क्लियर। कैसे काउंटिंग शुरू करी? कहना भैया इधर भी तो जा सकते थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो। कौन सी चेन सेलेक्ट करते हो? लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कार्बन की श्रृंखला ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ पे आप ध्यान देते देखो 1 2 3, इधर 3 कार्बन मिल रहे थे, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है हम 4 की तरफ शिफ्ट होंगे। बोलो क्लियर हो गया? पक्का? तो यानी कि साइड चेन में कौन छूट रहा है? ये, इसको मेथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल बताए थे हम ये चीजें, ठीक है। तो 1 पे सबसे पहले देखो 1 पे कौन आया? OH। 3 पे कौन आया? इन। 2 पे कौन आया? मिथाइल। अबे बहुत आसान होते हैं अगर ढंग से सीखो तो। 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट। अब एन नहीं लगा सकते क्योंकि कौन सा बॉन्ड लग गया है? याद रखो। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा नाम बनाते हैं, ठीक है। नाम बनाओगे मजा तभी आएगा, ठीक है। और अच्छे पे चलते हैं कंपाउंड्स पे। जैसे मान लो टीचर ने दे दिया, बोले CH3OH और यहाँ पे भी CH2OH और यहाँ पे भी लगा है CH2OH। कह रहा है बेटा इसका नाम बताओ। क्या कर सकते हो? जरा नाम बताओ। ये 1 कार्बन और ये, तो 1 पे ऑल लगा है और 2 पे ऑल लगा है, तो कितने ऑल हो गए? डाई ऑल। बेस चेन कितनी है? 1 2, तो 2 का मतलब कितना हो गया? इथेन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है CH2CH, क्यों फंक्शनल ग्रुप में? यहां कार्बन कहां है? OH में। भाई OH में आपको कौन सा कार्बन दिख रहा है? COOH में कार्बन दिख रहा है, CHO में कार्बन दिख रहा है, कीटोन में कार्बन दिख रहा है, OH में कार्बन कहां है? तो कौन सा कार्बन ऐड करोगे आप यहां पर? समझ गए? नहीं समझे? पक्का? तो ऐसे तो फिर हम क्लोरो का भी कार्बन ऐड कर ले रहे हैं, फिर तो क्लोरो का भी कार्बन ऐड करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो? Cl में कार्बन थोड़ी है, ये क्लोरीन का सिंबल हुआ। समझे? समझ गए ये चीज? हाँ, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आप। तो बेटा ये CH2, यहां पे भी बेटा OH, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH। नाम बताओ। 1 2 3, जरा बताएं। 1 2 3, ट्राई। ट्राई मतलब 3, 1 2 3, ट्राई ऑल। और बेस चेन 1 2 3, प्रोपेन। बोलो जी क्लियर। अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट, CHCl3। इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म नहीं लिखना है आपको, आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 3 क्या लगे? 3 कौन लगे? कार्बन इसमें एक ही है, एक ही कार्बन है। इनके कार्बन तो काउंट नहीं कर लोगे? ऐसा भी कोई समझदार बच्चा जो इनके कार्बन को काउंट कर ले? ये कार्बन नहीं है, क्लोरो है ये। क्लियर हो गई? तो कार्बन एक ही है, लेकिन इस पे Cl कितने लगे हैं? 1 2 3। तो कैसे लिखेंगे बच्चे? 1 1 1। समझ गया ना? क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 क्लोरो, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरो, और कार्बन एक ही है इसलिए मीथेन। दिस इज 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और अगला बेटा क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो, इसी का अगला कंपाउंड CCl4। वैसे आप इसको बोलते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, लेकिन हमको कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना बोलना, हमको इसका IUPAC लिखना है। तो अब किसे एक कार्बन एक ही है, लेकिन क्लोरो कितने लगे इसके साथ? 4। तो 4 क्लोरो लगाओ। 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 क्लोरो। कार्बन एक ही है, तो 1 1 1 1 4 बार आएगा। और लिखोगे टेट्रा क्लोरो और बेस चेन 1, तो क्या लिखोगे? मीथेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? एक और है हमारे पास, इसे मिथाइलिन क्लोराइड कहते हैं, CH2Cl2। ठीक है? बोले इसका नाम बताओ। तो ध्यान से देखो, एक कार्बन हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 2, और 2 ही क्या लगे हैं?
कार्बन एक ही है तो 1,1 डाई क्लोरो और एक ही कार्बन, तो क्या हो गया? आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से ये कंपाउंड्स बनते हैं, इसको कहते हैं हम IUPAC। किस तरीके से आपको नाम को बनाना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको। जहां नंबरिंग गलत हो गई, आपने एक चीज भी नहीं लिखी, मार्क्स पूरा कट, 0.5 भी नहीं मिलेगा इसमें। आप ये लगा लो, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड्स रहते हैं। जैसे एक और आप देख सकते हो, बोले CH3, बोले CH2 और बोले लगा दिया OH, बोले नाम बताओ, है तो भाई एक कार्बन और एक, तो 1 पे कौन है ना, 1 और 1 2 का मतलब 8 में क्या लगा दो, एन, है ना। तो इसको अगर आप जोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे, इथेनॉल, इथेनॉल। इसको दूसरी भाषा में इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। एक कंपाउंड इसमें आता है एस्टर। मैं बेटा सारे वो कंपाउंड्स करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं सारे वो कंपाउंड करा रहा हूं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज हो रहे हैं, नहीं समझे? जो आप अभी आगे जाकर के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उनमें जो कंपाउंड्स आएंगे, मैं ज्यादातर उनके IUPAC करा रहा हूं आपको, समझ रहे हो? क्योंकि उनके IUPAC का मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कंपाउंड का नाम क्या है, क्योंकि पता है क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी आएगा। क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा, एक्स कंपाउंड इज ट्रीटेड विद दिस देन फॉर्म्ड वाई कंपाउंड, उसका नेचर उन्होंने दे दिया एक्स और वाई का नेचर ऐसा है, बताइए एक्स और वाई कौन से कंपाउंड होंगे। आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बोल देगा कि उसका IUPAC नेम भी लिख के दिखाओ आप। तो क्वेश्चन सीधा साधा ना आने का, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके ही देंगे वो लोग आपको, ठीक है। बस शर्त ये कि आपको इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, अगर कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो फिर गलती करके आओगे। ये अब जैसे अगला है ईस्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ईस्टर बोलते हैं उसको हम लोग। पहले एसिटिक एसिड का देख लो फॉर्मूला, CH3COOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और इसको हम दूसरी भाषा में एसिटिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और वैसे अगर आप देखो तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। पूछो क्यों? क्योंकि एक कार्बन और एक, तो 2 कार्बन हो गए 8 और COOH लगा है इसलिए ओइक, तो इसे लिखेंगे इथेनोइक। अगर समझोगे तो कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर नहीं समझोगे तो यही डिफिकल्ट बन जाएंगे। समझ रहे हो विनम्र? या नींद आने लगी तो आराम से सीधे बैठो, उठ के, लेटो मत, पढ़ाई करो थोड़ा उठ के, ठीक है। तो अपने बम पे बैठो बेटा। ये हो गया हमारे पास इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट बन बच्चा ईस्टर, 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 एस्टर, ईस्टर, जैसा बोलना चाहो, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखो, CH3COOC2H5 या फिर C2H5COOCH3, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? एस्टर। इसकी एक खास बात होती है बेटा कि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस टाइप होती है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, इसलिए ये ज्यादातर परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। आप समझ रहे हो? परफ्यूम्स में यूज करा जाता है, धूप बत्ती में यूज करा जाता है, अगरबत्ती में यूज करा जाता है। आप समझ रहे हो? ज्यादातर इस केमिकल का यूज ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे हम लोग को फ्रेग्रेंस देनी होती है। समझ गया बात को? ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रेग्रेंस दी जाती है, फ्रेग्रेंस में काम में आता है। क्यों बोल रहा हूं बार बार पता है? क्योंकि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बोर्ड में पूछ रखा है कि एक कंपाउंड बनता है वाई, जो ज्यादातर परफ्यूम्स वगैरह इन सब में बनाने के काम में आता है, मतलब डालने के काम में आता है। बताइए वो वाई कंपाउंड कौन सा है और वो वाई कंपाउंड किन किन 2 कंपाउंड से मिल करके बनता है। आप समझ रहे हैं? समझे? तो इस तरीके से, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। तो ये जो तीनों चीजें लिखी है मैंने, ये तीनों चीजें 5 नंबर की हो गई, 3 नंबर की। वो 2 कंपाउंड जिनसे मिलके बनता है वो है ये और वो है ये, और जो बनता है वो है ये।
आई बात समझ में? व्हेन, ध्यान से सुनना, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of mineral acid H2SO4 then formed ester. आप समझ गए बात को? If this reaction is called esterification, इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें इस कंपाउंड का नेचर ऐसा होता है कि जिसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा ऐसी होती है जिसकी ओर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप समझ रहे हो बात को? समझ गया बात को? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बनाते हैं। इसलिए मैं कंपाउंड बेटा आपको वो करा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी हो। वैसे कंपाउंड कराने को तो लाखों करा दो आप, कंपाउंड खत्म नहीं होंगे। समझ रहे हो? इन कंपाउंड पे थोड़ा फोकस करो। ऐसे कल मैंने आप लोग को 3 आइसोमर बनवाए थे पेंटेन के, अगर याद हो तो, है ना? आइसोमर मैंने 3 पेंटेन के बनवाए थे आप लोग को। एक का नाम था एन पेंटेन, एक का नाम था आइसोपेंटेन, एक का नाम था नियोपेंटेन। याद है या नहीं? हाँ, तो उनके आयुपैक भी आप लोग लिख सकते हो। कल भी मैंने लिखाए थे, आज भी मैं थोड़ा थोड़ा वर्बल बता देता हूं। ठीक है भाई, जैसे पेंटेन आ गया, पेंटेन कह रहा है इसके सबसे पहले तो 3 आइसोमर्स राइट करो आप लोग भाई, 3 आइसोमर्स राइट करो इसके। अब 3 आइसोमर का मतलब क्या हो गया भैया कि इनके ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ जिनका आयुपैक नेम चेंज हो। आइसोमर वही तो होते हैं जिनका आईयूपीएसी नेम बदल जाए, मतलब चेंज हो जाए। चेंज होगी तो आईयूपीएसी बदलेगा, ऑब्वियस बात है। अगर आईयूपीएसी नहीं बदल रहा है तो वो आइसोमर नहीं दिखा रहे। जैसे मैं अभी बताता हूं, पेंटेन का क्या बेसिक फॉर्मूला होगा? CH3 CH2 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 और CH3। बोलो जी क्लियर? इट्स अ स्ट्रेट चेन। तो ऐसे को बोलेंगे एन पेंटेन। कौन सा पेंटेन? ठीक है। अब आपके थोड़ी सी खुजली हुई, आपने क्या करा? इसको उठाया और इसको दूसरे कार्बन पर लेकर के आ गए, मतलब CH3 CH CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, क्योंकि यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला वो इसके पास आ गया वैलेंसी पूरी करने के लिए। आप समझ गए ना बात को? तो इसका आईयूपीएसी नेम बदल गया। देखो 1 2 3 और ये अपने आप बताओ 2 पे कौन आया? 2 पे आया और बेस चेन 1 2 3 4 का मतलब क्या? वेरी गुड। तो देखो आप आईयूपीएसी बदल गया। इसका नाम था एन पेंटेन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, हो गया। और वैसे अगर देखो तो आइसोपेंटेन, वैसे अगर आप देखो तो आइसोपेंटेन। दिस इज द सेकंड आइसोमर ऑफ पेंटेन। एक लास्ट और बनाते हैं इसका। अब आप क्या करो, इस वाले को उठा के फिर इसके ऊपर पटक दो। आप समझ रहे हो बात को? तो आप फिर से पटको इसको, देखो CH3, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये यहां से हाइड्रोजन यहां आ जाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये हो गया। बोलो जी क्लियर? अब आप ध्यान से देखना, फिर से आईयूपैक नेम चेंज हुआ। आप देखो कैसे, 1 2 3 है। ध्यान से देख, 2 पे 2 मिथाइल आए, एक ये, तो 2,2 डाई मिथाइल और 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन। ये हमको क्या मिल गया? इसका तीसरा आइसोमर और ये इसका आईयूपीएसी नेम। और वैसे अगर कॉमन नेम पूछता है इसका आइसोमर नेम बताओ तो वैसे था नियो। आप आज ही लिख के ले लो ये चीज, अगर ये पेपर में ना आए तो लिख के ले लो आप। ये लिख के जहां चाहे वहां ये आता है पेपर में। आइसोमर लिखने को आता ही आता है बोर्ड के पेपर में। आप ये लगा, स्टार्टिंग के 3 आइसोमर दिखाते हैं क्या? मेथ, प्रोप और एथ। क्या वो आइसोमर दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। उनका एक ही आइसोमर होता है जो वो खुद हैं। उनके अलावा आप उनके दूसरे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। पूछो क्यों? क्योंकि उनका आईयूपीएसी नेम चेंज नहीं हो सकता। आप समझ रहे? तो यही होता है। आप उनकी ज्योमेट्री चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअल में मैं बताऊं, एक्चुअल में मतलब क्या होता है आइसोमेरिज्म का? एक्चुअल में आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्री को चेंज कर देना उसकी। जैसे अभी कोई एक एक्स एक्सिस पर कंपाउंड आ रहा है, आपने उसको इस तरीके से चेंज करा कि वो एक्स पे भी पहुंच गया, वाई पे भी पहुंच गया। आप समझे बात को? फिर आपने उसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करा कि वो एक्स में भी पहुंच गया, वाई में भी पहुंच गया और जेड एक्सिस पे भी पहुंच गया। तो आपने उसकी ज्योमेट्री चेंज कर दी। इसका मतलब उसका आपने उसके आइसोमेरिज्म चेंज कर दिया।
आप समझे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। जितने कार्बन है उतने कार्बन रहने चाहिए, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन रहने चाहिए। अपनी तरफ से आप कुछ उसमें एड ऑन नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। ऐसे को हम आइसोमर बोलते हैं। तो ये भी मैंने करा दिया, इंपॉर्टेंट था इसके लिए। दैट क्लियर, पक्का। तो अब आगे चलते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बगैर सब बेकार है। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। कौन सी प्रॉपर्टीज? यस, इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां से बहुत ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे। सपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, पुदीना रिएक्शन, लहसुन रिएक्शन, भयंकर प्याज रिएक्शन, सब टाइप की रिएक्शन आपको मिल सकती है। आप समझ रहे हो बात को। मेनली सबसे पहले मैं आप लोग को सिखाऊंगा आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम किस किस का यूज करेंगे। ठीक है भैया, तो हेडिंग डाल लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जाकी बिजली जल रही है फिर, ठीक है। देखा भैया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन से आ जाएंगे जरा बताओ। एक्चुअली मैंने कल पता वीडियो क्यों नहीं डाली थी, अब मैं आज बना करके पूरा एक ही डालूंगा वीडियो, इसलिए मैंने कल नहीं डाली थी। अलग अलग पार्ट कौन डालता रहे यार, फालतू में 2 वीडियो बनाओ। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा जरा बताओ, कौन कौन से होते हैं। KMnO4, इसको तो आप याद ही कर लो। दूसरा K2CrO4, तीसरा K2Cr2O7। ये 3 हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करते हैं, है ना। These are the 3 oxidizing agent which are the used for the oxidation। आप समझ गए, क्लियर हो गई। इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन सा मेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ रहे हो आप लोग बात को, क्लियर है भाई। एक को बोलेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट, एक को बोलेंगे पोटेशियम क्रोमेट, एक को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चा, इन तीनों के पास आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, इन तीनों के पास कितने सारे ऑक्सीजन है ना। तो किसी के पास अगर ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस बात है वो ऑक्सीजन को देने में मदद कर रहा है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। समझ रहे हो ना। दैट्स व्हाई बच्चे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। ये अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है बेटा। यदि आप अल्कोहल का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी का भी एक का आप यूज कर लो और आपको क्या बन के तैयार हो जाएगा जरा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। शायद तुमने उस दिन क्वेश्चन पूछा भी था मेरे से, पेपर में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि हाउ टू अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू द कौन सा एसिड, समझे आप बात को। तो अल्कोहल हमारा क्या होता है, CH3CH2OH। लगाओ एरो, नीचे लिखो ऑक्सीडेशन, क्या लिखो, और ऊपर एक क्या डाल दो, तो ये CH3COO क्या बन गया। कितनी आसान रिएक्शन, और तुमको 2 नंबर दे रहा है। तुम बताओ तुम्हें कौन सा दर्द हो रहा है इसमें याद करने में, कौन सा दर्द है तुम्हारे इसमें, बताओ मेरे को।
फिर कहो भैया हमसे केमिकल प्रॉपर्टीज आती नहीं है, इसमें बताओ कौन सा दर्द है तुम्हारे कि तुम्हें इतना सा याद करने में कि अल्कोहल से एसिटिक एसिड नहीं बन सकता। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, इतना सा याद करने में दिक्कत क्या है? लिख के देखोगे, पढ़ के देखोगे तभी तो याद होंगी ना, एवं ही थोड़ी हो जाएंगी याद। ये खाली मुंह बजाने से याद नहीं होंगी, ये इनको कॉपी पे लिखना पड़ेगा आपको। ये 1 घंटे बैठ के जो क्लास देखते रहते हो ऐसे कुछ नहीं होता है, कॉपी पे लिखना पड़ती है रिएक्शंस, तब होती हैं याद। टीचर कोई रिएक्शन लिख के आप उसको 2 बार लिख के देखो, आप उसको 3 बार लिख के देखो, अच्छा ये रिएक्शन से ये बना, अच्छा ऐसे बना, अपने दिमाग में उसको लेकर के डालो, तब होती है याद। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि बस 1 मिनट क्लास देखा, 1 घंटे ही हो गया, बोले घर, बस घर निकल ले। मैथ्स थोड़ी है ये। नेक्स्ट बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? ठीक है बेटा, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं यार, जो रिडक्शन के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो वो देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो वैसे देखो तुम्हारे में तो उन्होंने एदा निकेल, एदा प्लेटिनम, पैलेडियम, आप समझ रहे हो ना, इनका यूज करा है रिडक्शन के तौर पर, मेटल्स का यूज करा है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है LiAlH4। नाम याद रखो, लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट। अगर 1 मार्क्स में पूछता है तो आप ये मत लिख के आना, ये लिख के आना, इसका नाम है लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रेट। इसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक ही है भैया आपके में, अभी आपके में एक ही है। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है इसको कि भाई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज, उसमें 3 है, 3 में से कोई एक डाल दो। यहां पे एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट का आपको यूज करना होगा। बोलो जी, क्लियर है? तो ये मेरे बच्चे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएगा, तो ये रिडक्शन करने के काम में आएगा। ठीक है, अब देखो रिडक्शन कैसे होता है, बड़ा मजा आएगा रिडक्शन करने में। रिडक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को काय में कन्वर्ट कर सकते हो, जरा बताओ। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हो काय में? सैचुरेटेड। क्या ना भैया, मतलब कि आप एल्केन से एल्कीन बना सकते हो। तुम्हें नींद आ रही बाबू? क्या हो गया, नींद आने लगी? सर चकरा रहा है? क्या हो गया? जाओ उधर जाके बैठो, बैग रखा रहने दो, वहां जाओ पीछे जाओ, मुंह धो के आओ पहले अपना जाके। अरे जा धोया जाके मुंह। इधर नहीं बैठो, आगे बैठो, आगे इधर है लड़कियों के पास। बेटा तुम लोग उधर खिसको, अरे इधर बैठ, नींद नहीं आएगी तुझे फिर। उधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठो, इधर। अब नींद नहीं आएगी। तो यहां पे बेटा हम लोग को क्या करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस, और सैचुरेटेड मतलब होता है एल्केन्स। मतलब आप ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लेके जाओगे और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लेके जाओगे। ऐसी रिएक्शन को आप रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हो। कौन सी रिएक्शन बोलते हो? रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर उनको दूसरी भाषा में बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हालांकि एडिशन रिएक्शन एक और है क्लोरीनेशन वाली, इसे भी लेकिन हम एडिशन रिएक्शन ही बोलते हैं क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन।
ठीक है, अब देख लो कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो, ज्यादा नींद मत लाओ इस समय। बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर आपको मैंने कल भी बताया था, ये अकेला चैप्टर पास करा सकता है केमिस्ट्री में, अकेला अकेला। इतनी गुब्बत रखता है ये चैप्टर, अकेला। 4 चैप्टर हैं, अकेले तैयार करके जाओ इसको, अकेला केमिस्ट्री में पास करा देगा, इंडिविजुअल चैप्टर। और बताओ आप, इतनी गुब्बत रखता है ये चैप्टर, बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है इस चैप्टर का। 25 नंबर की है ना, तो 12 नंबर की ऊपर ऊपर ये ले जाएगा, 50 मार्क्स हो गए, 50% मार्क्स केमिस्ट्री में। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर। केस स्टडी एक मिलनी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलना है इससे, ये लगा लो। ये तो कुछ क्वेश्चन इसके रखे हुए हैं पेपर में, इसमें नींद ला रहे हो। चलो देखो बेटा, देख CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या करो H2 डाल दो, रिडक्शन कर रहे हो तो NI डाल दो, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, NI डाल दो, तो एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, तो ये क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड। एक बार फिर से इसमें NI डाल दो और फिर यहां पे H2 ऐड कर दो, फिर से एक बार CH3 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, ये ले भैया, है कितनी आसान। ये था इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, कन्वर्ट हुआ इथीन में डबल बॉन्ड, इथीन कन्वर्ट हुआ इथेन में सिंगल बॉन्ड। ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं मेरे बच्चों? समझ गए बात को? कितना आसान होता है? कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है बोले यही दिया उसने, कोई भी आपको कंपाउंड दे सकता है। बोले फिर क्या करो, बोले सीधा 2H2 से रिएक्शन कर दे यार, कौन 10 घंटे इतना सब कुछ लिखता रहेगा, एक ही बार में एल्केन CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, लो भाई सीधे प्रोपेन बन गया। देखो कितना मजा आता है। आपने प्रोपाइन से प्रोपेन में कन्वर्ट हो गए आप, जैसे था प्रोपाइन, और ये काहे में चले गए आप? प्रोपेन। तो ये रिएक्शंस को आप जितना लिखोगे, जितना अपने दिमाग में फंसाओगे, रिएक्शंस उतनी आएंगी आपको। ये चीज होती है, नॉट एन इजी यार। ये लिखने में वैसे जब हम कराएंगे तो बहुत इजी लगेंगे, जब लेकिन पेपर में आती है ना तो उसको याद रखना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ते हो रिएक्शंस, कभी भी उसको अपने दिमाग में नहीं बैठाते, इसलिए डिफिकल्ट लगती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, आगे आ जाती है, ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। इसी में हम लोग एक और करते हैं, क्लोरीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन। ये भी एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। कौन सी रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। ये भी एक एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो देखना। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है बच्चों। दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बगैर सनलाइट के ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है भैया, समझ गए बात को? जब तक सनलाइट का प्रेजेंस नहीं, तब तक ये काम नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? चलिए, तो बाबूजी जरा देखते हैं कैसे करके काम होगा। सबसे पहले आपने ले लिया मीथेन मॉलिक्यूल और आपने इसमें क्या डाल दी? इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu का मतलब क्या होता है? ये अभी 11th क्लास में आओगे तो सब पढ़ोगे। HNu इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी लाइट? ये सनलाइट की एनर्जी होती है बेटा। जिस एनर्जी से सन की क्या मतलब एनर्जी से सन की रेडिएशंस आती हैं वो होती है HNu। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, H प्लैंक कांस्टेंट होता है। पढ़ोगे 11th में, बाद अभी 2 महीने रुक जाओ बस, ठीक है? HNu, ठीक है? CH3 और एक Cl आ जाएगा, Cl, और प्लस कौन निकल जाएगा? अभी ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। अब नीचे आ जाओ इधर, CH3Cl, फिर से क्या ले लो, क्या होगा? CH2Cl2। इन सबके नाम बताए थे मैंने अभी, ध्यान दो आप लोग।
सबके नाम बताए थे अभी, इसलिए मैंने वही कंपाउंड्स तुम लोग को करा रहा हूं जिनके नाम आप मतलब जिनका यूज आपके सिलेबस में है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लेना। CH2Cl2 क्या डाल दो इसमें, अब सनलाइट मत डालना, CHCl3, फिर इसको इधर ले आओ CHCl3, और फिर इसमें क्या डाल दो, क्या होगा CCl, और क्या निकल गया, ले मेरे बच्चे, ये हो गया होड़ दबंग। कितना आसान था बताओ आप मुझे, कितना आसान था बताओ, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। अब ये रिएक्शन अगर तुमको 2 नंबर 3 नंबर देनी, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे दर्द हो रहा है भाई, इनको याद करने में कोई तुम्हारे दर्द है? अरे भाई इतनी सिंपल सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस तो करो ना यार, करके तो देखो एटलीस्ट, करने पर ना है तब बताना हमको। करोगे ये तुमको याद होंगी बाबू, कैसे याद नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। अब बगैर एफर्ट के काम नहीं चलेगा यार। ये वैष्णवी और ये तुम लोग भी, तुम लोग से भी कह रहा हूं, ये मत सोच लेना हमको सब आ गया, इस चक्कर में मत पड़ना। अगर आप 80 पे हो अभी, तो आप अपना एफर्ट और लगाओ, 95 तक पहुंचने की कोशिश करो, और पहुंच सकते हो। ये मत सोचना बस हमारे लिए बहुत हो गया, अरे अब हमसे हो जाएगा, अब तो हम ले ही आएंगे 80-85%, वो ज्यादा नहीं हुई। फोकस करो पढ़ाई पर। नेक्स्ट आ जाती है बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। खूब पढ़ाई करो इस समय, डूड पढ़ो भयंकर पढ़ाई पर, कहते पढ़ाई भी क्या भयंकर क्या है, थोड़ा तो टाइम दे दो हमें। सब कुछ भूल जाओ इस समय। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यही वो रिएक्शन है जिसमें मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो ज्यादातर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, समझ रहे हो ना बात को? तो आपको याद रखना है वो कैसे, उसका मैकेनिज्म आप ऐसे याद रख सकते हो, when the alcohol is treated with carboxylic acid in the presence of H2SO, then formed what? Plus, एक्चुअल में तो ये मैकेनिज्म होती है, ये आप याद कर लो भाई। व्हेन अल्कोहल, थ्योरी में भी तो लिखोगे ना, अगर 3 मार्क्स की आई, खाली आपने 3 मार्क्स में रिएक्शन लिख दी तो थोड़ी 3 मार्क्स दे देगा आपको, थोड़ी सी आपको थ्योरी भी देनी पड़ेगी ना। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक H2SO4, then formed ester. This reaction is called esterification reaction. ऐसे आपको, ठीक है ना, ये होता है। एल्कोहल कौन सा यूज करोगे वो मैं यहां बता देती हूं आपको। एल्कोहल आप यूज करोगे which is CH3CH2OH, और एसिड CH3COOH। एरो क्या डाल दोगे, H2SO। थोड़ा बहुत अगर हीट करना चाहो तो कर देना, बस कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही हीट हो जाएंगे। जब एसिड डालोगे तो ऑब्वियस बात है, एसिड डालने पर हल्का फुल्का तो फ्यूम्स निकलेंगे ही, है कि नहीं? हाँ, तो हीट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आप देखेंगे H के साथ वाटर निकल जाएगा और ये वाला कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो विच इज CH3COO, और है ना C2H5, और प्लस का कौन निकल के तैयार हो गया, जाको हमने कहा बोला। समझ गए बेटा? ना है समझे? नहीं समझे? CH3CH2OH, इसको हमने क्या बोला, ये हमारा एसिटिक। जैसे ही आपने इसको H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, आपने देखा ये वाटर मॉलिक्यूल फरार, और क्या लग गया देखो, CH3
COO और बस ये जुड़ गया आकर के क्या C2H5 और प्लस कौन निकल गया वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेरे बच्चे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब भी नहीं समझे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ना 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 रे ना रे ना रे। क्या हुआ? अरे तो क्या हो गया? बनने थे भयंकर वीडियो। कौन से लाखों लोग देख रहे हैं, 2 ही 4 ही तो देखते हैं। हैं? अरे तो अच्छी बात है, बच्चे उसकी मीम बना देंगे। तो बेटा ये हो गई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाती है बच्चा सिपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सोप। फॉर्मेशन ऑफ सोप बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा ये। हम सोच भी नहीं सकते कि साबुन यूं बनता होगा। हाँ बताओ, अब ये पता लगेगा साबुन एक होता तो सॉल्ट है लेकिन कैरेक्टर बेस का दिखाता है। अगर आप उस पर लिटमस पेपर रखोगे तो वो लाल को ब्लू कर देगा और जबकि है वो सॉल्ट। फिर भी उसका कैरेक्टर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। देखो अभी कैसे बताते हैं तुमको। हेडिंग इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ठीक है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोप, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोप। आप सोप को कैसे बना सकते हो? देख, वैसे तो बेसिक रिएक्शन वही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिक रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, समझ रहे हो? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सोप। डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सोप। की डेफिनेशन यही होती है। व्हाट इज सोप? अगर टीचर ने आपसे पूछा व्हाट इज सोप, तो द salts of carboxylic acid, the salts of carboxylic acids are called what बच्चों? सोप। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोप। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हमारे पास, जैसे स्टीयरिक एसिड और पामेटिक एसिड। दो नाम होते हैं। पहला स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक, ठीक है, C17H35COOH, C17H35COOH है तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन जैसे था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है या नहीं? 17 कार्बन है इसके अंदर, 17 कार्बन। तो ये सॉलिड के नेचर का हुआ ना हुआ? ऑब्वियस बात है यार। अगला मेरे बच्चे दूसरा, विच इज पार्मेटिक एसिड। पार्मेटिक एसिड C15H31COOH है ना? हाँ, C15H31COOH। इनके आप सॉल्ट्स बना दो, इनके क्या बना दो आप, तो वो क्या कहलाएंगे जरा बताओ आप? सोप। अब कितना आसान है इनके, देख, सोप बनाना, देख सॉल्ट बनाना कितना आसान है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है सबको पता है भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आप एक एसिड को लेते हो, मान लो आपने लिया पामेटिक एसिड C15H31 और आपने इसमें डाल दिया NaOH। क्या डाल दिया? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्या होगा। तुम्हें पता है H किसके साथ निकल जाएगा? OH के साथ। और Na कहां लग जाएगा? जैसे C15H31COONA, ले बन गया सोप। तुम्हें आज नींद बहुत आ रही है बेटा, या तो तुम रात में पढ़ बहुत रहे हो या तुम रात में सो बहुत रहे हो, दोनों चीजों में से एक है उदाहरण।
आज तुम बेटा पूरी नींद फुल फॉर्म में होगा तो ये एकदम, या तुमने रात में देखी है मूवी, क्यों पढ़ाई तो तुमने नहीं करी होगी। नंबर अगला C17H35 COOH, क्या डाल दिया आपने, तो फिर वाटर निकल गया, फिर वाटर एलिमिनेट हुआ, यहां पे वाटर जरूर लगा देना। क्या बनेगा जरा बताओ, C17H35 COONA, और प्लस का कौन निकल गया, ये भी क्या बना। आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं। तो मैंने अभी यही तो बोला था ना, सॉल्ट ऑफ एसिटिक, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड, तो यही चीज तो बन के आ रही है। क्लियर हो गई। इसी में दो फॉर्म्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ये तो सोप बना, अब हम लोग को माइसेल बनाना है। ये सोप काम कैसे करता है, समझे। सोप जो है कपड़ों पे लगाने के बाद डर्ट को कैसे खींचता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है वो समझना है आपको। ये तो सोप की डेफिनेशन हो गई भैया। आपसे टीचर ने पूछा सोप क्या होता है, बड़े आराम से बता सकते हो सर, सोप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स, उनको आप सोप कहते हो। इनका नेचर होता है बेसिक, नेचर भी लिख लेना, कैसे नेचर के होते हैं, तभी बिटर होते हैं, तभी बिटर होते हैं। अगर सोप हल्का सा मुंह में चलिए तो मीठा लगता है, खाओगे ना ऐसे बोलोगे, तो ऐसा ही होता है ना कुछ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो दीज आर द बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर के होते हैं बेटा, ठीक है। ये लाल लाल नेकर को नीला नेकर बना देते ये ऐसा इनके साथ हुआ था, अंश के साथ एक दिन चलो भाई नेक्स्ट, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। तो भाई साहब देखिएगा, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफोबिक। देखो बातें करोगे मजा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। देख हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मतलब खौफ, डर, समझ रहे हो बात को। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से हेट करे, वाटर से डरे, जो वाटर की तरफ नहीं वाटर से अवे भागे, उसको बोलते हो आप हाइड्रोफोबिक पार्ट। और एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लवर, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो, मींस वाटर के साथ मिक्स होना चाहे, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट। बोलो जी क्लियर हो गई, पक्का। अगर आप इसको देखो, ये आपका सॉल्ट है, इसको देखो तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है पॉजिटिव पार्ट, एक है नेगेटिव पार्ट। कैसे जरा देखते हैं। देखो आपने C17H35 COONA को किसमें डाला, वाटर में, किसमें डाला, यानी कि आपने इसका एक्वस मीडियम तैयार करा यार, आपने वाटर में इसको घिस दिया। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, आफ्टर रिएक्शन आप देखोगे C17H35 COO माइनस अलग निकल जाएगा, और जो Na प्लस है वो आप देखोगे वो अलग निकल जाएगा। बोलो है या नहीं, देखोगे। अब आप जब इसको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के कुछ दिखाई देंगे। इसमें एक होता है टेल पार्ट और एक होता है हेड पार्ट। जो हेड वाला पार्ट है उसमें होता है Na पॉजिटिव, और जो टेल वाला पार्ट होता है उसमें ये होता है नेगेटिव वाला पार्ट। ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये इस टेल में होता है। ये दो पार्ट हो गए, देखो एक हो गया हमारा कौन Na प्लस, और एक हो गया हमारा कौन सा, ये वाला नेगेटिव वाला। तो ये होता है हमारा हेड, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग जरा बताओ। यस, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। अब इसमें एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक और एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो Na प्लस वाला है विच इज हाइड्रोफिलिक, ये कौन सा है, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला कौन सा है, यो हाइड्रो। अब देख कैसे काम हुआ, जैसे मान ले ये डस्ट, ठीक है, आपने इसमें पानी डाला और क्या लगा दिया, साबुन,
लगा दिया। तो अब आप देखोगे तो ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इस डर्ट को क्या करना चाहेंगे, बाहर खींचना चाहेंगे। देखो आप ध्यान से, है या नहीं। और एक क्या बना लेंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो, माइसेल बोलते हो। आप समझ पा रहे हो। इसमें ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, समझ गए। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक। ये किस में मिक्स होना चाहेगा, पानी में, तभी तो डर्ट को निकाल रहा है। और ये वाला काम जो है वो डर्ट के साथ इलेक्ट करके, क्या करके, स्ट्राइक करके, और डर्ट को बाहर की ओर खींच रहा है, ताकि उसको मिक्स कर रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर। आप समझ पा रहे हो। तो ये हमारी वर्किंग हो जाती है किसकी, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। ऐसे बनते हैं ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब भी नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। कुछ और बचा बेटा। डिटर्जेंट तो इसी का एक्सटेंशन है। हाँ। डिटर्जेंट में आप क्या करोगे, बस हाँ, इसको बस सॉफ्ट वाटर में ऐड कर देंगे, बस, और कुछ नहीं होता। डिटर्जेंट इज लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ सोप। उसमें बस ये थोड़ी सी, ये वाली जो चेन होती है थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना होता है। समझ गए बात।